तो अगर कोई ये कहे कि अभी शरीर में जो दर्द हो रहा है, या मान लीजिए कल रात जिस भारी चिंता ने किसी को सोने नहीं दिया, वो असल में हमारे साथ हो ही नहीं रहा था। सुनने में तो एकदम पागलपन लगता है ना? बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिमागी संतुलन खो दिया हो। मतलब इंसान अपने दर्द को, अपनी पहचान और अपने नाम को ही तो अपनी सबसे बड़ी सच्चाई मानता है। बिल्कुल, और ये बहुत स्वाभाविक भी है। हाँ, लेकिन आज हम जिस प्राचीन विज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान को डिकोड कर रहे हैं, वो ठीक यही साबित करता है। आज की इस गहन चर्चा में हमारा मकसद कुछ बेहद दिलचस्प रिसर्च लेखों और सदियों पुराने विज्ञान भैरवतंत्र के पन्नों में गोता लगाना है, और ये समझना है कि जिसे हम पक्की पहचान मान बैठे हैं वो असल में क्या है। एकदम सही। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो एक बहुत बड़ा भ्रम कैसे है। तो चलिए इस हाड़ मांस के शरीर और लगातार चलने वाले मन के पार छिपी उस चेतना की परतें आज खोलते हैं। और पता है, ये परतें खोलना इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इंसान का दिमाग वो हमेशा सुरक्षा और स्थायित्व ढूंढता है। मतलब एक तरह की गारंटी। हाँ, जैसे विकासवाद या एवोल्यूशन के नजरिए से अगर हम देखें तो हमारे दिमाग को जीवित रहने के लिए एक पक्की पहचान की जरूरत होती है। उसे एक मैं चाहिए होता है ताकि वो बाहरी खतरों से खुद को बचा सके। ताकि उसे पता रहे कि बचाना किसको है। बिल्कुल सही। इसीलिए हम अपने नाम, अपने इस शरीर और अपने पद या स्टेटस को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं और उसी से चिपक कर रह जाते हैं। एकदम। लेकिन आज जिन लेखों और विज्ञान भैरव तंत्र जैसे ग्रंथों का हम अध्ययन कर रहे हैं, वे इस स्थायी पहचान की जड़ पर ही सीधा प्रहार करते हैं। वे बताते हैं कि जिस चीज को इंसान इतनी मजबूती से पकड़े हुए है, वो तो दरअसल हर सेकंड बदल रही है। इस बदलाव वाली बात को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आमतौर पर दर्शन शास्त्र में वो एक बहती हुई नदी का उदाहरण दिया जाता है कि नदी हमेशा बदलती है, लेकिन वो थोड़ा पुराना हो चुका है। वो काफी घिसा पिटा हो गया है। तो चलिए इसे आज के नजरिए से देखते हैं। एक स्मार्टफोन की कल्पना करते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना फोन रिपेयर करवाया, उसकी पूरी स्क्रीन बदल दी गई, अंदर की बैटरी नई डाल दी गई, मदरबोर्ड पूरी तरह बदल गया और सॉफ्टवेयर भी पूरी तरह से नया अपडेट कर दिया गया। सब कुछ नया हो गया। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वो सच में वही पुराना फोन है या सिर्फ उस पर लगा हुआ उस ब्रांड का नाम ही पुराना रह गया। ये बहुत ही सटीक उपमा है। अगर कोई इसे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के चश्मे से देखे तो इंसान के शरीर के साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। मतलब हमारी कोशिकाएं और वो सब। हाँ, इंसान के शरीर की कोशिकाएं लगातार खुद को खत्म करती हैं और नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। विज्ञान बताता है कि कुछ ही सालों में हमारी त्वचा, हमारा खून, यहां तक कि हमारी हड्डियों का जो ढांचा है ना, वो भी पूरी तरह से नया हो जाता है। अरे बाप रे, हड्डियों का ढांचा भी? बिल्कुल। मतलब जो शरीर बचपन में था वो आज भौतिक रूप से मौजूद ही नहीं है, वो पूरी तरह से एक नया हार्डवेयर बन चुका है। तो जो बचपन का शरीर था वो तो अब है ही नहीं। लेकिन बात सिर्फ हार्डवेयर यानी शरीर की तो नहीं है ना। अगर हम सॉफ्टवेयर यानी अपने मन की बात करें तो वो भी तो लगातार बदल रहा है। सही बात है। जो इंसान 10 साल पहले किसी छोटी सी बात पे भड़क जाता था, हो सकता है आज वो उसी बात पे मुस्कुरा दे। हाँ, उसकी समझ बदल के रहती है। हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, हमारे डर, सब कुछ एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह बदलते रहते हैं। तो फिर वो क्या है जो इंसान को ये भ्रम देता है कि मैं वही हूं जो 10 साल पहले था? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और यहीं पे ना मनोविज्ञान और प्राचीन तंत्र का संगम होता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, हमारा दिमाग हमारी यादों और अनुभवों को एक धागे में पिरोने का काम करता है। मनोविज्ञान में इसे एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। एपिसोडिक मेमोरी मतलब किश्तों में याद रखना? हाँ, जैसे एक वेब सीरीज के अलग अलग एपिसोड्स होते हैं ना, ये दिमाग की एक चाल है ताकि इंसान पागल ना हो जाए। दिमाग घटनाओं को जोड़कर एक कहानी गढ़ता है और उस कहानी के मुख्य किरदार का नाम रख देता है मैं। मतलब मैं सिर्फ एक घड़ी हुई कहानी का किरदार है। बिल्कुल। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के बीच जो गहरा संवाद है, वो इस कहानी के पार देखने की बात करता है। क्या कहते हैं शिव उसमें? शिव स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जिसे इंसान मैं समझ रहा है वो सिर्फ शरीर और मन का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। असली सच्चाई ये बदलाव नहीं है। तो अगर सब कुछ बदल रहा है, शरीर की कोशिकाएं मर और जी रही हैं, विचार हर पल आ और जा रहे हैं,
तो फिर वो क्या है जो स्थिर है? मतलब कोई तो ऐसी चीज होगी जो इस पूरे नाटक को देख रही है। बिल्कुल, और तंत्र इसी चीज को साक्षी या दी ऑब्जर्वर कहता है। साक्षी यानी गवाह। हाँ, बचपन के उस छोटे से शरीर से लेकर आज के शरीर तक, दुख के पलों से लेकर खुशी के पलों तक, बदलाव के इस पूरे सफर को जिसने अनुभव किया है, जिसने देखा है, वो देखने वाला कभी नहीं बदला। वो ऑब्जर्वर ही इंसान की असली चेतना है। अंग्रेजी के लेखों में इसे प्योर अवेयरनेस कहा गया है। प्योर अवेयरनेस। हाँ, ये चेतना किसी विचार या शरीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे ऐसे समझिए कि ये वो खाली कैनवस है जिस पर विचारों और शरीर की पेंटिंग लगातार बनाई और मिटाई जा रही है। ठहरिए, ये सब सुनने में थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा दार्शनिक और आध्यात्मिक लगता है। हाँ, अक्सर लोगों को ऐसा ही लगता है। तो चलिए इसे वास्तविक जीवन की ठोस जमीन पर उतारते हैं। ठीक है। अगर ये शरीर मेरी असली पहचान नहीं है, अगर कोई इंसान सिर्फ एक चेतना है, तो जब पैर में गहरी चोट लगती है या कोई हड्डी टूटती है तो वो दर्द इतना भयानक और वास्तविक क्यों लगता है? वाजिब सवाल है। करी कैसे सकते हैं? देखिए, ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो इस विषय को पहली बार इतनी गहराई से समझने की कोशिश करता है। तो इसका जवाब क्या है? जवाब ये है कि दर्द अवास्तविक नहीं है। आज के रिसर्च लेख या प्राचीन तंत्र ज्ञान कहीं भी ये दावा नहीं करते कि इंसान के शरीर में तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा। हाँ, नर्वस सिस्टम तो अपना काम करेगा ही। बिल्कुल, जब चोट लगती है तो नसों के जरिए दिमाग तक सिग्नल जाता है और एक तीव्र शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बारीक मनोवैज्ञानिक अंतर को समझना होगा। कैसा अंतर? एक है दर्द का अनुभव और दूसरा है उस अनुभव को जानने वाला। पर जब किसी का खून बह रहा हो या कोई बहुत गहरी मानसिक पीड़ा से गुजर रहा हो तो दिमाग ये सब साक्षी भाव या ऑब्जर्वर वाली बातें भूल जाता है। हाँ, उस वक्त दर्द पूरी तरह हावी हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ खुद को तकलीफ से बचाने के लिए रचा गया एक दिमागी खेल नहीं है? मतलब अंग्रेजी में जिसे मेंटल जिम्नास्टिक्स कहते हैं। ये दिमागी खेल लग सकता है, लेकिन अगर हम न्यूरोलॉजी के स्तर पर देखें तो ये बहुत वास्तविक है। वो कैसे? देखिए, जब कोई इंसान कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है तो वहां उस शारीरिक दर्द के साथ मैं जुड़ जाता है। दर्द एक कच्चा डेटा या रॉ डेटा है जो शरीर दे रहा है। हाँ, रॉ डेटा। लेकिन इंसान का दिमाग उस डेटा के ऊपर तुरंत एक कहानी बुन देता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं बहुत बेचारा हूँ। हाँ, हम तुरंत एक पूरी ट्रेजेडी बना लेते हैं दिमाग में। बिल्कुल, और इसे ही सफरिंग या मानसिक पीड़ा कहते हैं। तो दर्द अनिवार्य है, लेकिन पीड़ा एक चुनाव है। दर्द अनिवार्य है, पीड़ा एक चुनाव है। ये बहुत गहरी बात है। तंत्र हमें उस कहानी से खुद को अलग करना सिखाता है। चेतना वो है जो जानती है कि दर्द मौजूद है, और मजे की बात यह है कि जो चेतना दर्द को जान रही है वो खुद दर्द में नहीं है। अच्छा, मतलब एक तरह से ये ऐसा है कि जैसे कैमरे के लेंस पर अगर कीचड़ लग जाए तो जो तस्वीर खिंच रही है वो खराब हो सकती है, लेकिन कैमरा खुद वो कीचड़ नहीं बन जाता। अरे वाह, बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? बिल्कुल, जो चीज किसी अनुभव को रिकॉर्ड कर रही है या देख रही है वो कभी भी खुद वो अनुभव नहीं हो सकती। देखने वाला यानी दी ऑब्जर्वर और जो देखा जा रहा है यानी दी ऑब्जर्व्ड, वे हमेशा दो अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे आंखें पूरी दुनिया को देख सकती हैं, लेकिन आंखें खुद को नहीं देख सकती। ये सच में दिमाग के तार झंझनाने वाली बात है। तो अगर ये इतनी बड़ी सच्चाई है तो इसे आम जीवन में उतारा कैसे जाए? यही सबसे जरूरी हिस्सा है। हाँ, क्योंकि आज के जिन लेखों पर हम चर्चा कर रहे हैं उनमें इसे सिर्फ एक थ्योरी की तरह नहीं बल्कि एक सीधे प्रयोग या डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट की तरह पेश किया गया है। बिल्कुल। तो चलिए उस सिनेमा स्क्रीन वाले विचार प्रयोग की बात करते हैं। ये असल में काम कैसे करता है? इस प्रयोग का मुख्य आधार है अपने ही दिमाग में चल रहे शोर से एक कदम पीछे हटना। एक कदम पीछे हटना मतलब? लेखों में बड़ी सरलता से बताया गया है कि अगर कोई शांति से आंखें बंद करके बैठ जाए और सिर्फ ये देखे कि उसके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, बिना कुछ किए। हाँ, बिना उन्हें रोके, बिना ये जज किए कि विचार अच्छा है या बुरा, बस देखना है। तो इससे क्या होगा? कुछ ही पलों में एक बहुत ही अजीब घटना घटती है। इंसान को ये साफ साफ दिखने लगता है कि अरे ये विचार आया और अब ये विचार चला गया। और जैसे ही हम ये महसूस करते हैं कि मैंने एक विचार को आते हुए देखा,
वहीं पर सारा खेल बदल जाता है। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर कोई इंसान अपने विचारों को एक दर्शक की तरह दूर से देख सकता है, जैसे किसी सिनेमा हॉल में बैठकर पर्दे पर चलती हुई कोई फिल्म देख रहा हो, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो व्यक्ति वो फिल्म नहीं हो सकता। एकदम सही पकड़े हैं। और मनोविज्ञान में इसी आहा मोमेंट को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन? थोड़ा समझाएंगी इसे? हाँ, हमारे दिमाग में एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है जिसे हम डीएमएन कहते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये नेटवर्क लगातार खुद के बारे में, अतीत की गलतियों के बारे में और भविष्य की चिंताओं के बारे में कहानियां बनाता रहता है। ये एक तरह का बैकग्राउंड नॉइज है जो कभी बंद ही नहीं होता। हाँ, लेकिन जब इंसान विचारों को सिर्फ देखने लगता है तो ये नेटवर्क अपने आप शांत होने लगता है। विचारों से वो गोंद हट जाती है जो उन्हें इंसान की पहचान से चिपकाए रखती है। ये थ्योरी तो बहुत शानदार है, लेकिन चलिए इसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के एक बिल्कुल आम दिन में फिट करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए सुबह के 9 बजे है। शहर का भयंकर ट्रैफिक जैम लगा है। एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए देर हो रही है और बॉस के गुस्से का डर लगातार सता रहा है। ये तो रोज का तनाव है। बिल्कुल। अब उस वक्त गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति का दिल जोरों से धड़क रहा है और तनाव एकदम चरम पर है। तो क्या उस वक्त ये ऑब्जर्वर वाली बात सच में काम आ सकती है? असल में यही वो जगह है जहां इस दर्शन का असली टेस्ट होता है। वो कैसे? जब ट्रैफिक जैम में इंसान फंसता है तो आम प्रतिक्रिया क्या होती है? दिमाग कहता है मैं बहुत गुस्से में हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। हाँ, हम सब ऐसा ही बोलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इंसान ने खुद को उस गुस्से और स्थिति के साथ पूरी तरह से जोड़ लिया है। प्रतिक्रिया तुरंत और बिना सोचे समझे होती है। तो एक ऑब्जर्वर या साक्षी की तरह सोचने वाला इंसान इस स्थिति को कैसे संभालेगा? वो इंसान भी उस तनाव को महसूस करेगा। वो कोई रोबोट नहीं बन जाएगा, लेकिन उसके सोचने का तरीका बदल जाएगा। कैसे? वो अंदर ही अंदर महसूस करेगा कि शरीर में तनाव बढ़ रहा है, दिल की धड़कन तेज हो रही है, दिमाग में चिंता के विचार आ रहे हैं। शब्दों का हेरफेर। सिर्फ शब्दों का नहीं, ये चेतना का हेरफेर है। क्या आपको फर्क दिखा? पहले वाक्य में मैं तनाव था, दूसरे वाक्य में चेतना उस तनाव को सिर्फ देख रही है। अच्छा, तनाव एक वस्तु बन गया जिसे दूर से देखा जा रहा है। बिल्कुल। और जैसे ही ये दूरी बनती है, दिमाग के उन न्यूरल पाथवेज में रुकावट आ जाती है जो पैनिक पैदा करते हैं। शरीर का जो स्ट्रेस रिएक्शन है वो धीमा हो जाता है। कमाल है। इंसान उस स्थिति में भावनाओं में बहने के बजाय शांत दिमाग से ये तय कर पाता है कि अब उसे क्या करना है। ये तो सच में मतलब आंखों पे बंधी पट्टी खुलने जैसा है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम दिन भर जिन विचारों और भावनाओं को लेके इतना परेशान रहते हैं, जो गुस्सा या उदासी हम पर पूरी तरह हावी हो जाती है, असल में हम वो हैं ही नहीं। एकदम नहीं। हम तो सिर्फ उस नाटक को देखने वाले दर्शक हैं जो सिनेमा की शांति वाली कुर्सी पर पीछे बैठा है। और मजे की बात पता है क्या है? ये तर्क सिर्फ विचारों पर ही नहीं, शरीर पर भी पूरी तरह लागू होता है। शरीर पर कैसे? विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि अगर चेतना शरीर को अंदर से महसूस कर सकती है, जैसे हाथों की गर्माहट, सांसों का अंदर आना और बाहर जाना, सीने की धड़कन, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो चेतना इन सब को महसूस कर रही है वो शरीर से अलग है। जैसे जब कोई इंसान किसी कुर्सी को छूता है तो वो जानता है कि वो खुद कुर्सी नहीं है। बिल्कुल। उसी तरह जब चेतना शरीर को एक वस्तु की तरह महसूस करती है तो वो ये साबित कर रही होती है कि वो शरीर से एक कदम पीछे खड़ी है। 100% सही। और जब ये बात किसी की समझ में गहराई से उतर जाती है तो सच मानिए उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? क्योंकि तब वो जो मैं होने का भारी भ्रम था कि मैं सिर्फ एक शरीर हूं जो एक दिन बूढ़ा होगा और खत्म हो जाएगा, वो भ्रम ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। क्या सवाल? इन सारे लेखों और ग्रंथों के अंत में ना एक बहुत बड़े और गंभीर विषय को छुआ गया है, और वो है डर। डर। मौत का डर, कुछ खोने का डर। अगर कोई सच में ये समझ ले कि वो शरीर नहीं बल्कि केवल एक चेतना है, तो क्या इससे उसके सारे डर रातों रात खत्म हो जाएंगे? देखिए, रातों रात शायद नहीं, क्योंकि दिमाग की जो पुरानी प्रोग्रामिंग है जो सालों से चली आ रही है, उसे बदलने में समय लगता है। हाँ, वो तो है। लेकिन डर की जो जड़ है ना, वो जरूर कट जाती है। विचार करके देखिए, इंसान के सबसे बड़े डर आखिर क्या हैं? बीमारी, बुढ़ापा। हाँ, बीमारी का डर, बुढ़ापे का डर, किसी अपने को खोने का डर, और सबसे बड़ा डर
मौत का डर। बिल्कुल। ये सारे डर पैदा कहाँ से होते हैं? ये सिर्फ इस मान्यता से पैदा होते हैं कि अगर ये शरीर नष्ट हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। इंसान का पूरा अस्तित्व ही खतरे में आ जाता है। लेकिन अगर हमारी पहचान उस रूप या फॉर्म में है ही नहीं, अगर हम केवल चेतना या अवेयरनेस हैं, तो फिर मौत भी तो सिर्फ उस बाहरी रूप का टूटना हुआ ना। ठीक यही बात, बिल्कुल यही बात तंत्र समझाना चाहता है। जब किसी व्यक्ति को ये बोध हो जाता है कि वो एक ऐसी चेतना है जो कभी पैदा ही नहीं हुई, तो फिर वो मरेगी कैसे? मतलब जिसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं। हाँ, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता, बीमारी शरीर को लगेगी, चेतना को नहीं। बुढ़ापा शरीर का आएगा, चेतना का नहीं। बिल्कुल। और ये विचार अपने आप में इंसान को एक बहुत बड़ी मानसिक कैद से आजाद कर देता है। पर क्या इससे एक नया खतरा नहीं पैदा होता? कैसा खतरा? अगर कोई इंसान ये मान ले कि वो शरीर है ही नहीं और सब कुछ सिर्फ एक सिनेमा की तरह चल रहा है, तो क्या वो जीवन के प्रति पूरी तरह से उदासीन या डिटैच नहीं हो जाएगा? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। मतलब क्या वो एक बिना भावना वाले रोबोट की तरह नहीं बन जाएगा, जिससे किसी से कोई लगाव ही ना हो? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो इस पूरे दर्शन को लेकर अक्सर समाज में होती है, लेकिन सच्चाई ना इसके बिल्कुल उलट है। उलट कैसे? विरोधाभास ये है कि जब इंसान के अंदर से सब कुछ खोने का डर निकल जाता है, तब वो जीवन को और भी ज्यादा गहराई से जी पाता है। ये कैसे मुमकिन है? सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो इस बात से नहीं डरता कि कल क्या होगा, वो आज के इस पल में अभी कितना अधिक मौजूद होगा। अच्छा, मतलब जब हारने का डर नहीं होता तो खिलाड़ी खेल का सबसे ज्यादा आनंद लेता है। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। ऐसा व्यक्ति दुनिया से भागता नहीं है, वो प्यार करता है, रिश्ते निभाता है, अपने करियर में पूरी मेहनत करता है, लेकिन उसके अंदर वो चिपकने वाली बेचैनी नहीं होती जो हम सबको होती है। हाँ, वो जानता है कि ये सब एक सुंदर अनुभव है। जब अच्छा वक्त आता है तो वो उसमें पूरी तरह खोकर अंधा नहीं हो जाता, और जब बुरा वक्त आता है तो वो टूटता नहीं है। बिल्कुल नहीं टूटता, क्योंकि हर स्थिति में उसके अंदर बैठा वो ऑब्जर्वर शांत भाव से मुस्कुरा रहा होता है। यही वो असली मुक्ति है, वो फ्रीडम है जिसकी बात आज के हमारे ये मनोवैज्ञानिक लेख और प्राचीन तंत्र कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आज की इस पूरी गहन चर्चा को एक फ्रेम में रखा जाए तो हमने सच में एक बहुत ही रोमांचक सफर तय किया है। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी इस बुनियादी सवाल से कि हमारी असली पहचान आखिर क्या है, और जीव विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक सबने यही बताया कि जिस शरीर और मन को हम मैं कहते हैं, वे तो हर पल बदल रहे हैं, और जो लगातार बदल रहा है वो कभी भी शाश्वत सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो केवल वो है जो इस सारे बदलाव को चुपचाप देख रहा है, वो खाली असीम चेतना। और हमने वो मानसिक प्रयोग भी समझा जिसके जरिए हम ट्रैफिक जैम जैसी रोजमर्रा की उलझनों में अपने विचारों से एक कदम पीछे हटकर उस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत कर सकते हैं। हाँ, वो डिफ्यूजन वाला प्रयोग। ये समझना कि हम ना तो अपने विचार हैं और ना ही अपना शरीर, सच में जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह पलट देता है। बिल्कुल, एक नई आजादी देता है। तो अब समय आ गया है इस चर्चा को समेटने का, लेकिन जाने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ के जाना चाहूंगा जिस पर सभी सुनने वालों को शांति से बैठकर सोचने की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, अगर हमारी असली पहचान केवल वो चेतना है जो हर अनुभव को एक दर्शक की तरह दूर से देख रही है, तो क्या इंसान के जीवन के सबसे बड़े दुख, उसकी गहरी चिंताएं और भविष्य का वो डरावनापन, क्या वो सब केवल एक ऐसी फिल्म का हिस्सा है जिसे इंसान गलती से अपनी असलियत मान बैठता है? क्या हम एक ऐसी डरावनी फिल्म देखकर रो रहे हैं जिसे हम कभी भी उठकर बंद कर सकते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। इसलिए अगली बार जब कोई बहुत बड़ा डर सताए या चिंता के विचार दिमाग पर हावी होने लगे, तो उनमें बह जाने के बजाय बस एक पल के लिए आंखें बंद करें और ये देखने की कोशिश करें कि उस डर को देख कौन रहा है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।